9 इस 3 आएंगे, ये भी आएगा और हो जाएगा। ये 3 दिन का चैप्टर है खाली, इसमें है क्या, टेस्ट है आपका 21 तारीख को होगा। और मुझे लग रहा है ना पर्सनली कि एक बेटा इधर देखो कि इन चैप्टर्स के जो टेस्ट हैं वो होना बहुत जरूरी था। अभी आप लोगों को हुआ है तो आप लोग उसे रिवाइज कर लोगे एक बार तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, वरना मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 1 महीने बाद सब कुछ भूल जाओगे। अभी आप लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, यही फोटोसिंथेसिस। और मैंने कल आपको बताया भी था कि तुम्हारा 4 यूनिट बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स तुम्हारा हुआ नहीं है, उसको भी मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और अगर ये चारों यूनिट आपके हो जाएं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि फिर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा बातें रहती नहीं है जो बच्चों को कठिन लगे कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग कमांड करो अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी को भी। और बेटा मैं ये समझता हूँ कि बच्चे बायोटेक्नोलॉजी तैयार कर लेते हैं और बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसमें, जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इसीलिए मैंने टेस्ट लूंगा आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी का, आप लोग सब लोग अच्छे से तैयार करते रहना और बकाया, सही है। तो इससे आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। और मैं समझता हूँ एक चैप्टर के आप लोग कम से कम बेटा 200 क्वेश्चन लगा लिया करो। अगर आप 200 क्वेश्चन लगा दोगे तो इसका मतलब ये होता है 200-300 क्वेश्चन कि आपका हर लाइन से आप वाकिफ हो जाओगे एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरी बात सुनो, अगर कोई भी चीज है जो आप क्वेश्चन लगाते हो, बहुत सारी बुक लगाते हो मुझे पता है, अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस हुआ करे क्वेश्चन कि भाई एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं हुआ है दूर दूर तक, तो उसको फिर स्किप करो, छोड़ दो। क्योंकि मैंने आपसे कहा था बेटा आपको बहुत तैयार करना है, अभी एक चीज तैयार नहीं करनी है, पहले आप लोग एनसीईआरटी तैयार कर लो अच्छे से। हर चैप्टर को आप लोगों के पास अगर लग रहा है कि हमारे पास टाइम तो है लेकिन हमारा अभी तो रिवाइज क्या करें, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, पीछे का रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप लोग एक चैप्टर जितनी बार पढ़ोगे, मैं 100% बता रहा हूँ, उतनी बार आपको नई नई बातें मिलती रहेगी। कभी ये मत सोचना कि ये मेरा चैप्टर बिल्कुल तैयार हो गया अब इसको छूना ही नहीं। बिल्कुल आप लोग 10 बार ही पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा अरे ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, और वो नए नए तरीके से आप लोगों को तैयार होता रहेगा, ठीक है। इतनी बार पढ़ लो कि जब आप पेपर देने जाओ नीट का तो आपको इतना अच्छा लगे कि आपको लगे हाँ मेरी बायोलॉजी तैयार है, तो थोड़ी बहुत टेंशन हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक, थोड़ी बहुत बकाया आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए, तब आप सोचो कि नीट में सिलेक्शन होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। पूरा तैयार करना पड़ेगा बायोलॉजी, क्योंकि मैंने बार बार कहा है बेटा फिजिक्स में केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम होंगे चलेगा, लेकिन बायोलॉजी में आप लोग 80+ क्वेश्चन होने चाहिए, सही, तब आप लोग सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो। और टेस्ट का मतलब जैसे अभी आपके पास 6-7 दिन है, मैं आपको बता दूं फिर से, इन 3 चैप्टर को इतनी बार पढ़ लेना कि आप लोग यहाँ पे जब टेस्ट देने आओ तो आपको सोचना पड़े कि यार कौन सा क्वेश्चन गलत मेरा हो सकता है, इतनी बार पढ़ के आएगा। टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं होता, टेस्ट का मतलब नीट ही मान लो, क्योंकि यही मेरे सब नीट में आएगा, और कहाँ से आएगा बताओ। आप लोग टेस्ट को ये मत सोचा करो कि 2 दिन पढ़ लेंगे बस काम चल जाएगा, काम नहीं चलाना है आप लोगों को, आप लोगों को मेहनत से पढ़ाई करनी है और पूरा प्लांट फिजियोलॉजी इतने अच्छे से कवर कर लेना है कि आप लोगों को लगे कि अब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जाएगा। हाँ अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे बैठते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ 80+, मैं नहीं कहता हूँ 90 क्वेश्चन पूरे। मुझे पता होता है कि बच्चे हो, मुझे पता है एक्यूरेट तो ऐसा नहीं गूगल हो जो सब कुछ सही निकलेगा, 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, कभी नीट में भी हो जाएंगे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, तो 500 मैं बहुत बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको जो लगे आपको कि ये कभी आउट ऑफ सिलेबस है, 2 क्वेश्चन, तो आप लोग करना मत, उन्हें छोड़ देना बस। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग इतने बड़ा और कर लो सिलेबस को, तो उससे क्या फायदा है ना। और बकाया टेस्ट में आपका आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो सही है, ठीक है बेटा, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो। बकाया तुम्हारे बायोलॉजी में कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन? तुम्हारा नाम क्या है इसका? क्या कैसा? हाँ चेक नहीं किया, आंसर ये तो भेजी सबने, फिर भी अनुमान लग रहा है कितने सही हो जाएंगे? सारे क्यों होंगे बायोलॉजी में? इतने से बस, और मेहनत करो, ठीक है। अभी कोचिंग छुट्टी क्यों कर रही थी? 2-3 दिन हो गए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कोचिंग आओ, ठीक है, पर डे। और मैं तो ये कहूंगा सही बच्चे आया करो बेटा,
कोचिंग मिस करने से आप लोगों की रेगुलरिटी जो होती है वो टूट जाती है। और दूसरा आपको एक फील भी तो आना चाहिए कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आता नहीं आता खुद से तो वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो कब आएगा, जब आप लोग बार बार कोचिंग आओगे, डेली कोचिंग आओगे। मुझे पता है घर जाके, जैसे मैं आपको बताऊँ अपनी कंडीशन, जब मैं जाता हूँ ना गाँव, मैं बहुत कम जाता हूँ। क्यों जाता हूँ पता है, जब मैं अगर वहाँ 5 दिन रुका तो नहीं अभी तक, कोरोना में रुका था खाली वही मजबूरी थी ऐसी कि रुकना पड़ा। तो मैं 10 दिन में मैं खुद भूल गया था कि मैं टीचर हूँ। तो सोचो तुम तो बच्चे हो, समझ रहे हो। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोचिंग आना बहुत जरूरी है डेली, और जिससे आपको लगता रहे कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, सही है। इसलिए बकाया आप लोग घर पे, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोग मेनली टेस्ट में नंबर लेके आओ, डेली कोचिंग आओ, ठीक है। जब मैं ये बोल सकता हूँ, सोचो कि मुझे लग रहा है कि मैं टीचर हूँ, तो आप लोग तो बच्चे हो गए और वो भी 4-5 साल पढ़ाने के बाद सोचो 10 दिन के अंदर लगने लगा था कि यार तो खेती करने में मजा आ रहा है लेकिन मैंने वो सारे कठिन काम नहीं किए थे जो एक आदमी को कठिनाई देते। वो मैंने किए थे कि भाई जा रहा है खेत पे, देखना है कैसे गन्ना है, ये क्या है, सही है, चल रहा है। और पानी लेके चले गए हैं बाइक से, वो भी खाना लेके चले गए। चलो ठीक है बेटा, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज और होती है ना, अगर फादर को पता होता है कि तुमने खेती करी नहीं है, तो तुम जाओगे तो पहले से मना कर देते हैं कि तू मत आना वहां पे मैं काम बिगाड़ू। जैसे मैं जाऊं घर पे और मैं कहूँ मैं भी जाऊंगा, तो मना कर देते हैं, तू क्या करेगा वहां पे, वहां बहुत ठंड लगेगी, ये सब हुआ। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा। हाँ ऐसा ही हो जाएगा मेरे साथ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आप लोग ये बताओ बेटा, हम लोग प्लांट की बात करेंगे यहाँ पे। ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, और नॉर्मल चैप्टर है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे आते हैं, लेकिन चैप्टर नॉर्मल है। चैप्टर जो था मुझे लग रहा था वो कौन सा था, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो थोड़ा मुझे लग रहा था बच्चों को कठिन लगता है, और इसीलिए मैं टेस्ट में यही लूंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीनों चैप्टर यही आएंगे। और आप लोग इतने अच्छे से पढ़ लेना बेटा इन्हें कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और सही बच्चों, जब टेस्ट मिस मत किया करो। टेस्ट से आपको पता लगता है, मुझे पता लगता है कि मैं बच्चे कितना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब इससे नहीं है कि आप लोग कितना आ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन मतलब इससे मुझे है कि कितने बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इसीलिए पर्सनली जो मुझे लगते हैं कि इन बच्चों से पूछना चाहिए, पूछता हूँ कि आपके बायोलॉजी में कितने नंबर सही हो रहे हैं। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि आप मतलब मेहनत कर रहे हो, और वो अच्छा बहुत लगता है बच्चे बताते हैं कि हमारे इतने नंबर सही हो रहे हैं या इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा मेहनत करो, और उसमें फिर टीचर को बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, कोई भी टीचर सही। चलो तो हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो प्लांट होते हैं, अच्छा ये बताओ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है बेटा, ग्रोथ का मतलब हिंदी में बात करें तो क्या होता है, वृद्धि। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। आप लोग ये बताओ मुझे, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? किस बच्चे को पता है, कितने बच्चों को पता है, वो अपना हाथ खड़ा कर दें। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, तुम्हें पता है? और बताओ, तुम्हें पता है? और किसी नहीं पता है क्या? तुम्हें पता है? सही है। और बताओ, इंग्लिश में बता सकते हो, ऐसा नहीं मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो सोचो हिंदी में पूछ रहे हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या एक ही चीजें हैं दोनों? डिफरेंस है दोनों में, सही है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट की बात हम बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ग्रोथ का मतलब ये होता है, जैसे ह्यूमन की बात करें, आप लोगों की जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन आप लोगों का डेवलपमेंट लाइफ टाइम होता रहेगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप लोग किस स्टेज पे आके क्या क्या चीजें सीख रहे हो, सही है, और ये सीखना आपका कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम, तो वो क्या होता है, डेवलपमेंट। अगर हम प्लांट की बात करें तो ग्रोथ का मतलब प्लांट में क्या होता है, आपको बताया, प्लांट की ग्रोथ भी कॉन्टिन्यूस होती है और डेवलपमेंट भी कॉन्टिन्यूस होता है लाइफ टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड में। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर बोल सकते हैं, इंक्रीज इन मास बोल सकते हैं। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी का मास बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूंगा, अगर मैं एक लाइन में बोलूंगा आपको डेवलपमेंट के लिए प्लांट में, तो आप ये बोल सकते हो बेटा, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है ग्रोथ प्लस
ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएट मतलब होता है कि सेल लगातार क्या होती है? डिफरेंशिएट होती हैं। और आप लोगों को पता है कि प्लांट में भी एज जैसे हम लोगों में होता है भाई, एक चाइल्डहुड होता है, इसके बाद प्यूबर्टी आती है, ठीक है, आपको पता है प्यूबर्टी आती है। इसके बाद क्या होते हैं? मैच्योर जाते हैं हम लोग, अडल्ट में आ जाते हैं। इसके बाद आपको पता है एक लास्ट में स्टेज आता है सेनी, एक आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। उसके बाद आता है सेनीसेंस मतलब होता है कि आदमी मृत्यु के लिए एक अग्रसर होता है। तो वो ऐसे का प्लांट में नहीं होता है, प्लांट में भी होता है भाई। एक स्टेज आती है कि प्लांट छोटा होता है, उस टाइम पे फ्लावरिंग नहीं होती है। एक स्टेज पे आके फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद प्लांट कैसा होता है? एज के साथ साथ उसका मैं बोल सकता हूँ उसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, प्लांट का भी। तो इसका मतलब ऐसे हो सकते हैं हम लोग कि प्लांट में ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है और डेवलपमेंट भी होता है, और एनिमल्स में ग्रोथ एक कुछ टाइम तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। अगर मैं ग्रोथ को लेके और बात करूं तो बेटा आपको पता है ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कैसा होता है? कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बात पढ़ चुके हो। क्यों सर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं होता है? तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब है कि लिविंग का एक कैरेक्टर तो है, लेकिन ये लिविंग को डिफाइन नहीं कर रहा है कि आप लोग खाली ग्रोथ को देख के बता दो कि वो लिविंग है। जैसे वहां कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपने देखा होगा माउंटेन्स, पता है लगातार ग्रोथ करते हैं, वेट बढ़ता है उनका भी, तो क्या हम बोल देंगे कि वो लिविंग है? नहीं ना। ऐसी अगर मैं बात करूं तो स्टोन पत्थर होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ऐसा नहीं कि एक दिन में पता लग जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा पत्थर है वो 5-6 साल पुराना है रखा हुआ, तो उसका साइज कम होगा और बाद में क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आप 5-10 साल बाद देखोगे तो उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। ये आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो खेत वगैरह जाते हैं तो वहां पत्थर पड़े होते हैं, बोरिंग के पास होते हैं, और जब आप 5 साल बाद गए तो आपने अगर ध्यान हो तो पापा वगैरह हटाते नहीं है, वो ऐसे रखा रहता है, तो आप देखोगे वो बड़ा हो गया होगा ये बात। और जब वो और बाद में जाओगे तो वो और बड़ा मिलेगा आपको। अरे होता है, बहुत बच्चों ने हेल्प किया हुआ है, किया है तो हाँ मैंने किया, खुद किया मैंने। लेकिन उनमें कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल, बाहर से चीजें एक्यूमुलेट होती हैं और एक्यूमुलेशन से वो पत्थर वैसे होता रहता है। एक बात और ध्यान रखो बेटा, अगर यहाँ पे आपसे भी पूछे, इधर देखो, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछे कि ग्रोथ जो है क्या है बेटा? ग्रोथ है, मैंने कहा था एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। डिफाइनिंग का मतलब आपको समझ रहे हो क्या है? डिफाइनिंग का मतलब है कि ऐसा कैरेक्टर जो पूरी तरीके से 100% डिफाइन कर दे, उसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे आपको बताया मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस जो खाली लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। तो ये कैसे फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है। इसके बाद ग्रोथ तुम्हारा नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है सैंड मॉन्ड हो गया, या रेत के टीले वगैरह होते नहीं होते हैं। इसके बाद माउंटेन हो गया, पहाड़, जैसे आपने सुना होगा हिमालय होता है, पहले पड़ा होगा तो एक बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ, आज कितना बड़ा हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा, लेकिन इन सब में एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? एक्सटर्नल। और लिविंग में कैसी होती है? इंटरनल। अगर कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनल ग्रोथ को लेके बोले, तो हमेशा लगा देना डिफाइनिंग फीचर। ये ध्यान रखना है ऑप्शन में। ऐसा नहीं है अगर वो ग्रोथ जैसी माइंड में आया नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, बस मान लिया। ये भी देखो कि वो बात क्या कर रहा है। अगर वो इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहा है तो किसमें होती है? लिविंग में। नॉन लिविंग कभी इंटरनल ग्रोथ नहीं हो सकती। समझ गए हम लोग? तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ना है हमें आज, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में आपको बताया लगातार ग्रोथ होती रहती है, कैसे होती है वो सब समझेंगे। तो चैप्टर निकालें, यहाँ पे कुछ और समझाने वाला नहीं है, एक लाइन में पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो अब अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बेटा बड़े आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। उसमें आप लोग कोई अब जो टेस्ट होगा तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, इन्हीं का होगा और इसको इतनी बार पढ़ लो 7 दिन में कि आप लोग जब टेस्ट देने आओ तो आपको खुद सोचना पड़ेगा क्वेश्चन गलत कहाँ से होगा, गलत कैसे करूं मैं, क्योंकि आपको सब पढ़ा हुआ है। मतलब गलत कैसे करूं, मतलब गलत कौन सा क्यों हो रहा है ये मैं बोल रहा हूँ, सही है। गलत कैसे करूं, गलत कौन सा पढ़ते हो मुझे बता रहे हैं। कहाँ गया? चलो पढ़ते हैं बेटा, एक लैंग्वेज समझते हैं चीजों को। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, You have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5। आप लोग चैप्टर 5 था, उसमें
आपने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, कौन सा था बताओ? मॉर्फोलॉजी। तो आपने मॉर्फोलॉजी में सब कुछ पढ़ लिया था, रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, ये सब पढ़ा था आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी। मैं तो डरा गया, मैंने तो जाना क्या होगा इसमें, अभी ऐसा होगा नहीं ना आवाज एकदम आई। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने बेटा देख मॉर्फोलॉजी, आप मैं सोच रहा था यार कुछ ऐसा इधर साइड से ना कोई लाइट वाइट का है ना, इसमें कुछ ना हो गया वो। तो आपको बताया बेटा मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा था, फ्लावर के बारे में पढ़ा था उसका, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल फीचर। आप लोग बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमें दिखता है वो कैसा है। अच्छा दूसरी बात मुझे एक और बताओ, क्या सभी प्लांट का मॉर्फोलॉजी सेम होती है क्या? नहीं ना, हर प्लांट की अकॉर्डिंग टू उसके हैबिटेट, सही है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अलग अलग। अगर हम देखें तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी अलग होती है, हमने एस्टिवेशन देखा कितने टाइप का था, हमने प्लेसेंटेशन देखा कितने टाइप का था, हमने फ्रूट देखा अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने देखा लीफ का साइज भी अलग टाइप का होता है, भाई आपको पता है ये बात। आपने देखा स्टेम जो अगर बाहर से देखोगे अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है हैव यू एवर थॉट about that a and how the structure like root हो गया, stem, leaf, flower, fruit and seed arise and that too in an orderly sequence। आप लोग बताओ बेटा कि ऐसा होता है कि प्लांट ने जनरेट किया उसके बाद डायरेक्ट उससे फ्लावरिंग हो गई? नहीं ना, एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है कि पहले क्या रूट होगी, स्टेम होगा, ठीक है, स्टेम मैच्योर होगा, मतलब जैसे हम लोगों में होता है, जैसे सिंपली हम लोग भाई पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हल्की चीजें सीखते हैं ना एक ऑर्डर में। ऐसा तो नहीं कि पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव एज में जाते हैं उसके बाद बच्चे वाले एज में आते हैं, ऐसा नहीं होता ना, पहले बच्चे वाली एज से ही आते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। तो इसका मतलब सिंपल सा है एक ऑर्डरली सीक्वेंस में चीजें होती हैं, सही है। ऐसी प्लांट में होता है, सिंपल सा है। अगले देखो कह रहा है यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मैच्योर प्लांट। आप जानते हो सीड के बारे में, प्लांटलेट के बारे में, और तुम्हारा ये मैच्योर प्लांट। यू हैव आल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है बेटा, मैं ये पहली तरह कहूं कि जो ग्रोथ होती है, क्या होती है? ग्रोथ। वो कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि प्लांट में जो होती है ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती रहती है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पे आके ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। दूसरा ऐसा क्यों होता है सर? तो मैंने कहा था वहां पे टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो 3 टाइप के होते हैं अगर आपको पता हो, पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, और तीसरा होता है लेटरल, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। पता है हम लोगों को? तो प्लांट के पास आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और उसकी वजह से उसकी सेल कंटिन्यू डिवाइड करती हैं। आपने अब ये मत सोचना बेटा, एक बात और ध्यान रखना, कंटिन्यू ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर ये नींबू का प्लांट लगाया वो बरगद का बन जाएगा। हर किसी का एक साइज क्लियर होता है, लेकिन अगर आप प्लांट को काटोगे तो फिर से तो उतना ही हो जाएगा। ये आपको पता है? जैसे आप लीफ, ऐसा नहीं कि लीफ का साइज इतना है तो इतनी बड़ी हो जाएगी, जिसकी लीफ इतनी बड़ी होगी वो उतनी बड़ी होगी। समझ गए आप लोग? तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर अब कोई बच्चा हो सकता है ऐसे सोचता हो कि सर कंटिन्यू ग्रोथ होती है तो नींबू का प्लांट बरगद जैसा क्यों नहीं बन गया, या फिर गुलाब का प्लांट आम के जैसा क्यों नहीं बन गया? वो एक स्ट्रक्चर भी होता है डेफिनेट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग जैसे आपने देखा होगा प्लांट को आप किसी भी स्टेज से काटो वो फिर से उतना ही बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन एक बार बताओ, अगर एनिमल में, चलो मान लिया एनिमल में ग्रोथ नहीं होती है, तो क्या सेल डिवीजन रुक जाता है? नहीं, सेल डिवीजन होता रहता है, लेकिन वो कब होता है? हमारी जो डेड सेल होती है उनको रिप्लेस करने के लिए, या फिर कभी चोट लग जाती है तो आपको पता है वो हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है। अगले देखो, कह रहा है बेटा ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पूरे टाइम पीरियड तक वो क्या करता रहता है? अपनी इंक्रीज करता रहता है। और गर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? मोटाई में, चौड़ाई में, ठीक है, और उसका मतलब लंबाई में। आपको पता है चौड़ाई की जो गर्थ, यानी गर्थ में जो करता है डिवाइड, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? और जो लंबाई में करता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। पता है आपको? ठीक है। इसके बाद देखो, कह रहा है however the leaf, flower and fruit of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देखो एक ग्रोथ भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन ग्रोथ, एक होती है क्लोज ग्रोथ। ओपन का मतलब पता है क्या होता है? ओपन का मतलब होता है जैसे तुम्हारी प्लांट की लंबाई में ग्रोथ बढ़ रही है, मोटाई हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? ओपन ग्रोथ।
क्लोज का मतलब होता है कि जैसे लीफ है उसका एक डेफिनेट साइज होगा, जैसे एक ऐसे अगर लीफ है ये, यहाँ देखो बेटा, अगर ये लीफ है तो ये लीफ है तो इसका साइज अगर मान लो इतना है तो इसका इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये लगातार बढ़ता रहेगा। अगर इसका साइज मतलब ये गिर तो सकती है लगातार, दूसरी लीफ फिर से आ जाएगी और इतनी बड़ी वो होगी फिर गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये लीफ इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस वाली ग्रोथ को बोलते हैं क्लोज ग्रोथ। क्या बोलते हैं? क्लोज ग्रोथ। समझ गए आप लोग? ओपन का मतलब लंबाई में और मोटाई में, और बकाई इतनी ग्रोथ होती है, सब कैसे होती है? क्लोज ग्रोथ। ठीक है, अगले देखो, तो यहाँ पे कह रहे हैं वाइड एंड वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट, ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यू, is there any relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ and the function they perform? आप लोग खुद सोच सकते हो कि कौन से प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि प्लांट किस हैबिटेट में रहता है। सही है, उसका सर्वाइवल जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है। जैसे आप लोग बताओ, अगर कोई भाई, अगर हम एनिमल की बात करें तो आपको पता है कोई पानी में रह रहा है तो उसके पास लंग्स ना होंगे, उसके पास गिल्स ही होंगे। कोई अगर धरती पे रह रहा है तो उसका मतलब उसके पास क्या होंगे? लंग्स होंगे। वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, कि उसका रहने का जगह कहाँ पे है, भाई प्लांट है। अब आपको बताया जैसे ओपनसिया होता है, क्या होता है? ओपनसिया नागफनी समय देखिए कहाँ होता है, ये कहाँ का प्लांट है? बेसिकली देखा रहा है तो जहाँ पे रेगिस्तान का है, जहाँ पानी कमी होती है, फिर भी सर्वाइव कर जाता है। अब तुम आम का प्लांट वहां लगा दो, सर्वाइव कर जाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग है, मॉर्फोलॉजी, और हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसका क्या है? अलग है। जैसे मैंने आपको अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था या बताया था तो मैंने कहा था कैम जो साइकिल होती है वो किन में होती है? उनमें होती है। आम में कैम साइकिल हो ही नहीं रही है, और जब हो रही है अगर तो इसका मतलब इंटरनल हो गया ये डिफरेंस। अगर हम वैसे बात करें मॉर्फोलॉजी की तो आप लोगों को पता है कि जो ओपनसिया होता है उसका जो कांटे होते हैं वो किसका मोटिवेशन होता है? लीफ का। किसका होता है? क्यों ऐसा होता है? जिससे बेटा उस वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वाटर लॉस ज्यादा ना हो। अगर लीफ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी उन प्लांट्स में तो आप बताओ वाटर लॉस कितना होगा? ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। पानी की वहां एक तो वैसे ही कमी है, अब तुमने आम का प्लांट वहां लगा दिया, आम में इतनी सारी लीफ है, पानी कहाँ से आएगा? इतना पानी होता ही नहीं वहां पे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हर प्लांट की अकॉर्डिंग टू हैबिटेट क्या होती है? डिफरेंट होती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? पूरा अरेंजमेंट होता है प्लांट का। अगले देखो, कह रहे हैं कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब भाई, और फंक्शन क्या कर रहा है? ऑफ दीज बी अल्टर्ड, ऑल सेल ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। आप लोगों को अगर आपने ये भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता होगा, हम लोग बात करते हैं ओविल की। किस बात करते हैं? ओविल की बात करते हैं। पता है आप लोगों को ओविल के बारे में? भाई ओविल के बारे में पता होगा। उसके बाद ओविल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, पता है आपको। और जो एम्ब्रियो होता है हम बोल सकते हैं वहां पे रेडिकल और पिलीम्यूल वाले पार्ट होते हैं। आपको पता है रेडिकल से क्या निकलता है? रूट सिस्टम, और पिलीम्यूल से क्या निकलता है? शूट सिस्टम। सब बच्चों को पता है? ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट होते हैं राइज कहां से होंगे? जाइगोट से ही होंगे। ठीक है, अगले देखो, कह रहे हैं एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। अच्छा कहां पे थे? ऑल सेल ऑफ अ प्लांट आर डिसेंट ऑफ द जाइगोट। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में क्या आता है? एक आता है ग्रोथ और साथ में क्या आता है? डिफरेंशिएशन। बेटा ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ होना, इंक्रीजिंग नंबर, सेल का नंबर बढ़ना, हाइट में बढ़ना, वो सब क्या है? ग्रोथ है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा किसकी करूंगा? अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोथ तो होना चाहिए ना, और साथ में डिफरेंशिएशन। चाहे आप लोग ऐसे करके लिख लो, ठीक है? बहुत छोटी बात है, नीट में पूछ लेता है वो, और आप बच्चों को पता भी नहीं होती है। अगले देखो, कैरेक्ट टू बिगिन विद इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट फॉलो अ प्रोसेस। आप लोग बताओ, एक जाइगोट से एक इतना बड़ा प्लांट बन जाता है तो आपको पता है सब कुछ एक सीक्वेंसली अरेंजमेंट होता है कि पहले क्या आएगा? रूट आएगा, स्टेम आएगा, स्टेम के बाद लीफ आएंगी, सही है? लीफ के बाद फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट आएंगे, उस पे उसकी एक एज होगी, उसका टाइम पीरियड होगा। तो ये सब क्या होते हैं? फैक्टर पे डिपेंड करता है कि, और डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पे कैसा है, भाई ये तो डिपेंड करता है। अगले देखो, ये सब चीजें आप लोगों को पता है अच्छे से, लेकिन पढ़ लो फिर भी। एनसीईआरटी में लिखा बहुत बकवास बातें होती है। अगले देखो,
कह रहा है बेटा ए एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन। सक्सेशन मतलब पता है क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? निर्माण, सक्सेशन ऑफ इवेंट। आपको पता है, इधर देखो, जैसे अगर मान लिया कोई प्लांट है, अभी वो कौन सी एज में है? बहुत स्टार्टिंग एज में है, तो क्या उससे फ्लावरिंग होगी? नहीं होगी ना। इसके बाद वो और मैच्योर होगा, मैच्योर होगा तो उसमें एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर भी दोनों डिपेंड करते हैं। इसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ना, फ्लावर होगा, उसके बाद सीड होगा, सीड के बाद क्या होगा? वो फल वगैरह होगा। तो ये क्या है? एक सक्सेशन हो रहा है एक ऑर्डर सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होगा कि पहले फल आ जाएंगे फ्लावर बाद में आएंगे, ऐसा ना हो सकता है। अगले देखो, सक्सेशन मतलब होता है निर्माण। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट द प्रोड्यूस रूट, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। आपको पता है उसके बाद क्या हो जाता है? हर किसी की लाइफ स्पैन होती है। कोई अमर है क्या? बोल सकते हैं अमर? बताओ कैसे बोल सकते हैं? अब ये मत करना हनुमान जी मरते। हाँ बताओ, कोई मछली है अमर बोल सकते हैं कैसे? बता। अरे है कोई जी है सर, उसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर मैं बोलूँ मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं, अमर अगर आप बोल सकते हैं तो सुनो, पेरिनेरिया को ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे तो बहुत होंगे, रीजनरेशन कैपेसिटी सबकी होगी, लेकिन मैं वैसे बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। वो सॉरी प्रोकैरियोटिक, हाँ सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर के लिए। यूनिसेलुलर का बेसिकली अगर हम बात करें, जो रिप्रोडक्शन होता है उसका, सही है, रिप्रोडक्शन नई सेल बनी, तो फिर एक सेल दूसरा में डिवाइड हो गई, तो उसमें मरना क्या होगा फिर? लेकिन एक टाइम पे आके वो भी अपनी कैपेसिटी खोने देती है। तो ऐसे जैसे हम अमीबा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं अमीबा हमारा है, ऐसा बोलते हैं अमीबा, लेकिन हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बोल सकते हैं हमारा, लेकिन पूरी तरीके से हमारा का मतलब क्या होता है कि कभी उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए और वो लगातार ऐसे कंटिन्यू चलता रहे। तो अमर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अब पहले बोलते थे कि वो अमर थे, वो अमर थे, कौवा अमर एक अमर आदमी या कोई लिविंग नहीं रहता। अमर क्या रहता है? उसका नाम, तभी तो कहते हैं अमर रहे। जैसे आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, कुछ लोग पीछे बच्चे बोलते हैं मर रहे, होता है ना, जो शैतानी टाइप के दिमाग के बच्चे होते हैं, वो पहले ऐसा रैली होती थी और माइक से बोलते थे गांधी जी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, लेकिन कुछ बच्चे वैसे टाइप के होते हैं ना, तो वो पता नहीं क्या कह रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ए बेटा अब ठीक है, इधर देखो, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ अमर का मतलब क्या होता है कि नाम होता है आदमी का अमर, लेकिन आदमी अमर नहीं होता। दूसरी सुनो, तो हर किसी का लाइफ स्पैन है, कोई 200 साल का, 200 साल का है, किसी का 300 साल का है, किसी का 100 साल का है, किसी का 1 वीक का है खाली, सही है, और जितना उसका लाइफ स्पैन है उतना ही बात हो। लेकिन हाँ, एज को बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं कुछ चीजें जैसे आपको बताऊं, जैसे नॉर्मली अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। पता है हम लोग कैसे पता? अच्छा, हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं? क्या होता है? इम्यून सिस्टम, इसलिए बूढ़े होते हैं। और बताओ, हाँ बताओ, कोई एक बताओ, चलो तुम बताओ एक, हम बूढ़े क्यों होते हैं? नहीं पता? तुम बताओ क्या? इम्यूनिटी, हाँ ये भी रीजन है एक टाइप का, सही करियो, लेकिन और बताओ भाई। अगर थाइमस ग्लैंड हमको ऐसा इंजेक्शन बना दे, मान लिया तुम ही लोग में से कोई ऐसा इंजेक्शन बनाते, अरे घटे ना, कि थाइमस का साइज डिक्रीज ना हो, तो क्या हमारी लाइफ बढ़ सकती है? नहीं, अगर हो काश पॉसिबल, सब कुछ ऐसा बोला करो, इम्पॉसिबल तो कुछ ना है लाइफ में, लेकिन ऐसा अगर हो जाए, सोचो चलो नहीं बढ़ेगी, हमने चेंज ही करवा दिया, बताओ अब बताओ, चलो हम इम्यूनिटी बाहर से लेते रहेंगे और बताओ, तो क्या लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। सुनो अब मेरी बात सुनो, देखो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि सही है, हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड होती है थाइमस, जिसका साइज क्या होता रहता है? डिक्रीज, और डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हम लोगों में बहुत सारी बीमारियां होंगी
और ओल्ड एज में ऐसा होता है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन इसका लाइफ स्पेन से मतलब तो नहीं है ना, मतलब हाँ ये होता है ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये बड़ी हो जाएगी तो हम लोग बहुत ज्यादा साल जी लेंगे, नहीं। क्योंकि ऐसा होता है बेटा, हमारे सेल जो होता है उसकी भी कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, कि वो कितनी बार डिवाइड करेगी। ऐसा समझ, अगर ये हमेशा डिवाइड करती रहे सेल तो फिर हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप लोग बताओ, आप बूढ़े कब होते हो? जब आपकी डेड सेल ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू लिविंग सेल के। अभी आप लोग सब अच्छे खासे दिख रहे हो, क्यों दिख रहे हो? क्योंकि आपकी लिविंग सेल लगातार डेड सेल हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है लिविंग सेल में, और आप लोगों का चेहरा सही है, मुस्कुरा रहे हो आप लोग, अच्छे लग रहे हो। अभी मैं 30 साल बाद तुम्हें देखूंगा, तुम कैसे जाओगे? 30-40 साल बाद मान लो, तो चेहरा ऐसा तो ना रहेगा, झुर्रियां आ जाएंगी यहाँ पे सब, एक बहुत कह रहा सिमटे आ जाएंगे इसका, देखो हाँ ये आ जाएगा। तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमारा जो सेल का डिवाइडिंग का नंबर होगा वो पूरे, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक हमारी जो सेल होती है वो लगभग 70 बार डिवाइड करती है, 70 का, सही है। और उसके बाद डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस करती रहती है, और उसके बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड जो है हमारी थाइमस ग्लैंड है उसको, भाई अगर ऐसा होता तो जितने पैसे वाले लोग हैं ना, ये थाइमस ग्लैंड को चेंज करवा देते थे, हर साल करवाते रहते हैं, सही है। लेकिन हाँ इम्यूनिटी ऐसे भी तो लोग हैं, इम्यूनिटी बाहर से ले सकते हैं भाई, अगर हमारी बॉडी की कम हो रही है तो बाहर से ले सकते हैं। लेकिन सर स्टेम सेल से भी तो कर सकते हैं। स्टेम सेल क्या? स्टेम सेल क्या होती है? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी स्टेम सेल को प्रिजर्व करा लेते हैं, प्रिजर्व करवा लेते हैं, मतलब संरक्षित करवा लेते हैं। स्टेम सेल वो होती है जैसे हमारा उनके अंदर पोटेंसी होती है, जो हमारे ऑर्गन डिफरेंस जो ऑर्गन बनते हैं वो क्या, वो सब स्टेम सेल होती हैं, उन्हीं से बनते हैं सारे ऑर्गन। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि एक दिन लाइफ स्पैन सबका पूरा होना है कंप्लीट, चाहे रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड आप चेंज करवाओ या ना करवाओ। हाँ ये मान सकते हैं कि अगर आप, लेकिन कुछ नहीं मान सकते। अब अगर देखा जाए तो उसकी देखो पहले वो एग्जांपल अच्छा है, माइकल जैक्सन, उसने कहा था कि मैं लाइफ स्पैन चेंज कर सकता हूँ अपनी, मतलब ज्यादा जीऊंगा लोगों से, 50 साल में ही डेथ हो गई। अगर नॉर्मली जीता तो ज्यादा जीता। पूरी वो ऑक्सीजन के बेड्स होता था, पूरी टीम थी एक डॉक्टर की, 14-16 डॉक्टर की टीम थी एक पूरी। वो अगर तभी तो हम देखो उसको, देखो पहले की वीडियो देखो तो ग्लव्स पहनता था हमेशा, जिससे कहीं बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर ना जाए। दूसरा सोचो 40-50 साल की एज में एक्सपायर हो गया। तो ये होता है, जितना आप नॉर्मल रहोगे इतना आपको लगता है कि बड़े लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया होती है, बड़े लोगों की लाइफ बहुत बेकार होती है। आपको दिखता है कि बॉडी से घूम रहा है, वो बॉडी में भी रोता होगा अंदर बैठ के, समझ रहे हो? आप लोग साइकिल पे ही खुश रहते हो मस्त एकदम, और लोगों का इतना प्रॉब्लम रहता है कि अगर बाहर जाएंगे तो 10 बार सोचेंगे कि कोई मार ना दे, कोई उन्हें, अरे इन लोगों के बहुत, आपको पता है थ्रेट कॉल आते हैं बहुत सारे। तुम्हें कोई आया आज तक बताओ? नहीं आया। उनके बाद 10 आते हैं कि भाई इतना चंदा, इतना रुपया दो हमें, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो बाहर निकलते हैं बॉडीगार्ड के साथ निकलते हैं, कुछ ऐसे किसी से खा नहीं सकते, कहीं पे रह नहीं सकते, पी नहीं सकते। आप लोग खुली जिंदगी आपकी, तो आपकी बेस्ट जिंदगी है कंपेयर टू उनका। देखा जाए जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात नहीं कर रहा हूँ कि बॉडी घूम रहा है तुम साइकिल घूम रहे हो, ये कंपेरिजन ना करो। तो समझ गए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ जितना ज्यादा खुल के रहोगे, मस्त रहोगे, खुशी रहोगे, उतनी आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। लाइफ स्पैन का मतलब इससे कतई नहीं है कि आप लोग अपनी बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करके रख रहे हो तो आप ज्यादा जियोगे, सही है? जितना ज्यादा, मुझे लगता है जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने का मतलब होता है, जैसे हम देखो आर्मी वाले लोग होते हैं, थोड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एज के भी होके अच्छे दिखते हैं, और जो लोग बहुत कम एज के भी, तो उनका फर्क क्या होता है? ये होता है डाइट वगैरह हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कितनी करते हैं, ठीक है, ये सब होता है। अगले देखो यहाँ पे देखो बेटा, तो ये कह रहा था फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले क्या होता है? सीड जर्मिनेट करेगा, और अगले कह रहा था सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। बेटा आप लोग बताओ, कोई भी सीड जर्मिनेट कब करता है? जब कंडीशन हो फेवरेबल। कैसी हो? अच्छा, अनफेवरेबल कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं? सीड के लिए जब जर्मिनेट नहीं करता है, डोरमेंसी स्टेज। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। जैसे आपने देखा हो गेहूं धान आपके हाथ में रखे होंगे, वो स्टेज में कौन से हैं? डोरमेंसी। अभी उन्हें मिट्टी में डालोगे, पानी लगाओगे, ऑक्सीजन मिलेगा, जर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे हम देखा ये धान में होता नहीं, बोते हैं मिट्टी में तो जर्मिनेट कर जाते हैं, लेकिन घर में रखे होते तो नहीं करते हैं, तो वो स्टेज में होते हैं कौन सी? डोरमेंसी स्टेज में। और जब मिट्टी में जाते हैं तो कौन सी कंडीशन जाती है? फेवरेबल। ठीक है, तो ये कह रहा है सीड जर्मिनेशन किस कंडीशन होता है? फेवरेबल, ना कि अनफेवरेबल। तो यहाँ देखो कह रहा है फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन
द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। यहां लिख लो, क्या लिखो बेटा, डोरमेंसी। यहां पे क्या बोलते हैं स्टेज को, डोरमेंसी स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, सुसुप्ता, सुसुप्ता। सही है। अच्छा, डोरमेंसी का भी स्टेज होता है, उसके बाद ऐसा भी होता है कि अगर उसका वो खत्म हो गया लाइफ टाइम डोरमेंसी का, तो उसके बाद कभी जनरेट नहीं करेगा, फिर उसी वापस नहीं आता है। थर्ड कंडीशन कितनी देर से। अगले देखो, कह रहा है बेटा कंडीशन द सीड आर डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड आर रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। और फिर से फेवरेबल कंडीशन दोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने लगेगी और सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लिख लिया। आगे देखो बेटा, कह रहा है इन दिस चैप्टर यू शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर। कुछ क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं which govern and control these development process। आप लोग बताओ, मैंने आपको बहुत बार बताया फैक्टर ही डिपेंड करते हैं कि हम लोगों में कितना ग्रोथ होना है और कितना, हम लोग बात करें प्लांट की बात करें, किसी की बात करें, और कितना क्या होना है, डेवलपमेंट होना है। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की बात बार बार क्यों कर रहा है, उसमें ग्रोथ इंक्लूड है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कितना होना है किसका, वो दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे हम लोग की अगर बात करें तो बेटा आप लोग बताओ आपके इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर का मतलब है कि आपके अंदर कितने हार्मोन सिक्रीशन हो रहे हैं सही से, कितना आपका बीएमआर मेटाबॉलिक रेट है, कितना आप लोग अच्छा एक्सरसाइज करते हो, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अंदर बॉडी, कोई डिजीज तो नहीं है, इंटरनल फैक्टर हो गए। एक्सटर्नल का मतलब इन्वायरमेंट आपका कैसा है, क्या इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपको लाइट मिल रही नहीं मिल रही है। अब मैं कहूँ आपसे 24 घंटे कमरे में बंद रहो, ग्रोथ आपकी होगी क्या, अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि आपको टेम्परेचर वो सनलाइट नहीं मिलेगी। ऐसे जो बाहर के फैक्टर होते हैं, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर, इसके बाद लाइट हो गया, टेम्परेचर, ये सब कैसे होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट केस में देखो कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस दीज फैक्टर आर बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है इंटरनल और उसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। अब देखो ले, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बेटा, तो ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है, और यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, रूट, और ये क्या है, शूट, और यहाँ सीड कोट, यहाँ सॉइल लाइन लिखा है, कॉटिलॉन होता है, आपको पता है दो टाइप के होते हैं सीड, एक मोनोकॉटिलॉन एक डाइकॉटिलॉन। दो है तो डाइकॉटिलॉन और एक है तो मोनोकॉटिलॉन। आपको पता है मोनोकॉट प्लांट में कौन सा सीड होता है, मोनोकॉटिलॉन, और डाइकॉट में डाई। अच्छा ये बच्चा आपको बताएगा मोनोकॉट सीड होता है या और एक डाइकॉट सीड होता है, सही है। एंडोस्पर्म में कौन सीड होता है, मेनली डाइकॉट, मोनोकॉट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म में, और डाइकॉट कैसे होते हैं, नॉन एंडो। मैंने एक्सेप्शन में बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान है आपको, एक्सेप्शन होते हैं इनके, यस सर, जैसे एंडोस्पर्म में होता है, नॉन, इनके दोनों का एक्सेप्शन मिलेगा वहां पे, देख लेना एक बार। ठीक है, अगले देखो हाइपोकॉट है, आपको पता है इससे क्या हो रहा है, रूट बन रहा है तुम्हारा, एपिकॉट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, शूट सिस्टम बन रहा है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन। और हाँ यहाँ पे देखो जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, बीन का प्लांट दिखाया गया है। ठीक है, कॉटिलॉन मतलब वही होता है, सीड का पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बेटा ग्रोथ। क्या आता है, ग्रोथ। तो हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़े। ठीक है, देखो कह रहा है ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। आप लोग बताओ ग्रोथ एक लिविंग का क्या है, एक फीचर है, मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आप लोगों को मतलब सब में होता है, आपको दिखता भी है साफ साफ कि ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है किसी में। अगले कह रहा है बेटा व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, तो कह रहा है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। आप लोग बताओ बेटा इररिवर्सिबल का मतलब पता है क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ एक बार हो गई उसके बाद फिर छोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना, भाई इतनी लंबाई हो गई आपके घंटे हो जाओगे बाद में, ऐसा नहीं होगा ना। रिवर्स इररिवर्सिबल होती है मतलब दोबारा से कम ना होगी। ठीक है, एक बार हो गया तो हो गया। इसके बाद सेल भी डिवाइड कर जाएगा, वो भी ग्रोथ होती है, सेल का नंबर बढ़ जाएगा, वो भी ग्रोथ होती है, लेंथ में ग्रोथ होती है, गर्थ में ग्रोथ होती है, सब क्या होती है, ग्रोथ होती है।
अगले क्या है, जनरली ग्रोथ इज अकम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। आप लोगों को पता है that occur at the expense of energy. Therefore, for example, expansion of leaf is growth. How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? अब यहाँ पे कह रहा है बेटा, अगर मान लिया कोई क्या है लकड़ी का पीस है, आपने देखा होगा, और वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने किवाड़ देखी है, किवाड़ है ना, सब देखी है, तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ये बहुत टाइट लगती है, और जब गर्मी आता है तो फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो क्या ये लिविंग है? नहीं, वो तो ऐसा होता है कि इसके अंदर पानी आ जाता है, क्या होता है, फूल जाती है। सही है, फूल जाएगी तो ऐसा हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं वो एक पार्ट तुम्हारी बायोलॉजी हटा दिया, पहले था वो, उसे बोलते हैं वो, ध्यान नहीं आ रहा, नहीं पराशरण नहीं, इस प्रोसेस को अलग कुछ बोलते हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये सब, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है, लेकिन वहां तो उसका अंदर वाटर गया है। हाँ वो बता देता हूँ, वो तो मैं मेरी फैमिली, मैं फार्मर में फैमिली बिलोंग करता हूँ, वो पता है मुझे। वो ऐसा करते हैं, अगर तुमने मान लिया सपोज पूरे खेत में लगाया, जैसे तुम कह रहे हो कि पहले वो पेड़ लगाते हैं ना एक छोटे से प्लांट में, ऐसा होता है, उसका हम इसलिए लगाते हैं उसको, सुनो कि जो वो धान होता है वो बाद में मतलब बहुत सारे कल्ले निकलते हैं, मोटाई में बढ़ता है। सही है, अब प्लांट मोटा नहीं होता है, मोनोकॉट होता है, लेकिन उसमें एक से बहुत सारे कल्ले निकल आते हैं। तो अगर तुम्हें सुनो, अब तुम अगर ऐसे बो दोगे तो जो प्लांट और प्लांट के बीच की जो दूरी होगी वो कैसे अनुमान लगा पाओगे? किसी के बीच बहुत कम हो जाएगी, किसी के बीच बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब हम लोग पहले उससे छोटे से वो कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके निकालते हैं और समान डिस्टेंस पे लगाते हैं, जिससे कि हर प्लांट के बीच क्या रहे, डिस्टेंस सही रहे। अब तुम देखा होगा ऐसा तुम देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास लगा देते हैं, तो उससे कहते हैं थोड़ा दूर से लगा, वरना ये घना हो जाएगा, धान नहीं निकलेंगे उसमें। हाँ, और अगर अब ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर लगा दोगे तो भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए ऐसा करते हैं। ओनली डिस्टेंस का रीजन होता है और कुछ नहीं होता। हाँ तुम बताओ, पीछे बैठे हो तुम लोग, बताओ। हाँ बताओ बेटा, बताओ क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ना, तो मुड़े आएगी नहीं कहते, तो बात तो वही हुई, जब डिस्टेंस कम होगी। अब तुम ऐसे बोओगे तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, तो मुड़े आने का मतलब है कह रहा है मोटा नहीं होगा वो, मतलब कल्ले बहुत सारे नहीं निकलेंगे। हाँ तो वही, यानी कि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, धान नहीं है। हाँ सही है, तो समझ गए आप लोग, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे हाथ से लगाओ, जिससे डिस्टेंस सब प्लांटों की सेम रहे, दूरी मतलब दो प्लांटों के बीच। ठीक है, ये देखो, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, ये देखो तो अब पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ जाए। अब बोलो मत बेटा, कह रहा है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट, यानी कि हम देखते हैं, आप लोग डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? एक डिटरमाइन कर लेना, इनडिटरमाइन मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाना। तो प्लांट ग्रोथ तो आपको पता है जनरली होती रहती है हमेशा, तो उसे कैसे डिटरमाइन करोगे आप लोग? तो देखो यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेंथ देख के बता सकते हैं, साइज देख के बता सकते हैं, सेल का नंबर तो काउंट नहीं कर सकते तो, लेकिन अगर किताब कहे तो हम उसे ही मान लेंगे। दूसरा हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे हम ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी कि ये यूनिक फीचर होता है प्लांट के अंदर की कंटिन्यू ग्रोथ वो लाइफ टाइम पर करते रहते हैं। कह रहा है बेटा दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। आप लोग पता है बेटा, उसके बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे, इधर देखो, आप लोग बताएं इनके पास, प्लांट के पास क्या होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और ये कितने टाइप का होता है? 3। ये होता है एपिकल मेरिस्टम, मैं वैसे आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। दूसरा कौन सा होता है? इंटरकैलरी। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इन दोनों मेरिस्टम को बोलते हैं प्राइमरी, इन दोनों को।
क्यों बोलते हैं प्राइमरी, पता है आपको? प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करवाते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये पता है कहाँ होते हैं? जैसे ये प्लांट है, ये देखो ये प्लांट है, तो बेटा इसकी टिप पे और यहाँ इसकी टिप पे होंगे कौन से? एपिकल। और जो आपको पता है ये क्या है बेटा? इंटरनोडल नोड, यानी कि नोड है ये, और जो ये वाला एरिया है इंटरनोडल, उस पे होता है इंटरकैलेरी। और लेटरल कहाँ होता है? जो सेकंडरी ग्रोथ करवाता है, कॉर कैम्बियम और वेस्पर कैम्बियम। तो ये हमेशा, अब आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं, बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं कि बताओ मोनोकॉट प्लांट होगा, कौन सा प्लांट होगा? आपको पता है वो सेकंडरी ग्रोथ नहीं करता है, तो उसके पास कौन से? ये दो मेरिस्टम होंगे, सही है। डाइकॉट प्लांट आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ भी करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी करेगा, तो उसके पास ये मेरिस्टम भी होगा और ये वाला भी होगा, तीनों होंगे। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है, क्लियर हो बेटा? तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तीन टाइप होते हैं उसके, एपिकल, इंटरकैलेरी और लेटरल। एपिकल होता है रूट टिप और शूट टिप पे, जो लेंथ में बढ़ाता है, आपको पता है। इसके बाद इंटरनोडल पार्ट पे होता है, जैसे घास, कोई बकरी खा ली मान ली, तो आपको पता होगा घास से क्या होता है, वह उतनी बड़ी जाती है फिर से, क्यों? क्योंकि वहां पे टिश्यू होता है कौन सा? इंटरकैलेरी। और इसके बाद जो लेटरल का मतलब होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं इसको, ये होता है तुम्हारा कैम्बियम। जैसे आपने वेस्पर कैम्बियम नाम सुना होगा, इससे प्लांट क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि कौन से प्लांट में होती है? डाइकॉट। क्लियर है? ठीक है, अगले देखो। तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन। अब कहां पे थे हम लोग? यहाँ पे थे ना, मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन द बॉडी, द सेल ऑफ सच मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। मतलब इनका मतलब है कि ये अपने आप को खुद से डिवाइड कर सकती हैं, खुद से क्या कर सकती हैं? अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस नहीं कर देती हैं, उसके बाद फिर से रीगेन कर देती हैं, ठीक है। अगले देखो बेटा, कह रहा है द प्रोडक्ट हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेक अप द प्लांट बॉडी। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। मैंने कहा था ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जो लेंथ और गर्थ, लिख लो ना यहाँ पे, यहाँ लिख लो बेटा, एक लिख लो लेंथ और दूसरा क्या होगा? गर्थ, यानी कि लंबाई में और चौड़ाई में प्लांट की ग्रोथ होना क्या कहलाता है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। लिख लिया? अगले देखो, कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम केसेस टू डिवाइड, डज दिस एवर हैपन? पता नहीं क्या कुछ चीज जान जाए देखो। कह रहा है इन अर्ली क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम, पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा था नाम ने एनाटॉमी में। और कह रहा है द शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, कह रहा है यू नो दैट दे आर रिस्पांसिबल, क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, मतलब लेंथ में इंक्रीज करते हैं प्लांट के लिए। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, यहाँ पे ये वेस्कुलर कैम्बियम है, क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब क्या है बेटा? भाई वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, वही तो होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये कह रहा है रूट है, ये क्या है? शूट है। तो यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? ये वाला। और ये कहाँ होता है? यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन, मतलब लंबाई में बढ़ना, द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस, सही है। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, उसका मतलब होता है प्लांट को इलोंगेट, लंबाई में ग्रोथ करना, यानी कि जैसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा? आप लोग जहां लिखा है, इधर देखो, जहां आपने लिखा है ओपन, ये लिखा है लेंथ और गर्थ लिखा है, लेकिन वो लेंथ का तो हो जाएगा प्राइमरी, लेकिन गर्थ का क्या होगा? सेकेंडरी। चाहे आप लोग ऐसा करो, लेंथ जहां लिखा है वहां लिख लो प्राइमरी ग्रोथ, और जहां गर्थ लिखा है वहां लिख लो सेकेंडरी ग्रोथ। ये दोनों में होती है सेकेंडरी, नहीं सुनो, सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होता है। तो ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो, रुको रुको मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखो, इधर देखो, ये लेंथ गर्थ लिखा है। अब देखो लेंथ के सामने लिखो पहले प्राइमरी ग्रोथ, क्या लिखो? और इसके बाद ऐसे के लिखो सेकेंडरी ग्रोथ। लिख समझ गए? जिससे आपको ध्यान रहेगी प्राइमरी ग्रोथ मतलब यानी कि लेंथ और गर्थ, ये तो पता होगा, लेकिन फिर भी लिख लो, क्या दिक्कत है? लिखते रहो चीजों को। मैंने कल आपको बताया था बहुत अच्छे से बेटा, आप लोग सोचते हो अभी तो चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता होगा और सरल भी लग रहा होगा, अरे ये क्यों लिखें, लेकिन जब नीट में बैठोगे तो एक चीज आपको कठिन लगेगी, सोचोगे दो बार वहां पे, और आप लोग इतने अपने हाथ चला लो अभी
कि आप लोग नीट के पेपर में इतना सोचना ना पड़े छोटी मोटी बातों पे, ठीक है? क्योंकि वहां का प्रेशर बेटा क्या होता है, बहुत हाई होता है। वहां ऊपर भी प्रेशर होता है समझ रहे आप? तो दोनों तरफ के प्रेशर सही होते हैं तो आपका पेपर क्या होता है, बहुत अच्छा होता है अरे होता नहीं, कुछ का पेपर देख के टॉयलेट लगने लगती है, तो वो बता रहा हूँ। तो वो भी नहीं, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका ध्यान फोकस पेपर पे नहीं है, कहाँ है और कहीं है। तो धीरे से वो ये हमारे टीचर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते थे। जब हम पेपर देने गए थे तो उन्होंने समझा के भेजा था, बोले दोनों तरफ के प्रेशर मत लेना, अगर एक तरफ के प्रेशर में फंस गए तो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अरे फंस गए तो फंस गए ना, अब तुम जाओगे टॉयलेट करने तो कितना टाइम लगेगा बताओ, 20 मिनट बर्बाद हो गए, नीट चला गया बस एक साल। तुम्हारे लिए वहां 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 मिनट। और तुमने देखा होगा बच्चे कितना टाइम बर्बाद करते हैं वहां पे, पानी पीने जा रहे हैं। भाई तुम 1 साल तुमने मेहनत किया है, एक बार सोचो। नहीं सर, पानी तो पास में आ जाता है। नहीं अब आ जाता है तो हमारा टाइम नहीं आता था। अच्छा पीता भी नहीं होती हैं, पीता भी नहीं। सो गए थे सोचो आपने एक बार सोचा करो खाली, बस वहां बैठ के 2 मिनट रिमाइंड किया करो पेपर देने से पहले कि मैंने 365 दिन कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। कितने लोगों का ये सपना है कि खाली 3 घंटे मुझे देने हैं बस, और ये 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपकी अगली लाइफ कैसी होगी। सोचो उस टाइम पे आपको इतना सीरियस रहना है कि 1 मिनट भी धोखे से मेरा बर्बाद ना हो जाए। हम लोग ये बात सोचते नहीं कि आप लोग सोचो कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, 3 साल से कर रहे होते हैं, खाली वो 3 घंटे को प्रिपेयर करने के लिए। और वो किसी कारण से 3 घंटे, अगर 3 घंटे में 1 मिनट बर्बाद करोगे, भाई तुम पूरी रात कितना भी पढ़े, पूरी साल कितना भी पढ़े, रात भर पढ़े, लेकिन अगर आपने 3 घंटे वो मैनेज नहीं किए तो क्या फायदा है? समझ रहे हो? तो वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपके पूरी साल में आपने जो पढ़ा है उसका कैसे करके हम अपना उसका होते रिजल्ट देते हैं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं बेचारे जो पूरी साल बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उन 3 घंटों में प्रेशर नहीं ले पाते। कभी कभी जो सही क्वेश्चन होते हैं उन्हें गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, आंसर की में गोले गलत कर देते हैं, सही है? या उनका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, वहां पे जाकर फीवर आ जाता है बहुत लोगों को। पूरी साल तुम सही रहे, उसी दिन फीवर आ कर लियो, अब वो टेंशन देखो कि कैसे सही होगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा नीट का पेपर ये नहीं होता कि आपने पढ़ाई कितनी की है। नीट का पेपर यही देखना होता है उसको अच्छे नंबर लेके आता है, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने और चीजों में टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा निकाला है। बहुत बच्चे बेटा ऐसे भी मैंने देखे हैं जो आपको बताया कि आपकी टाइमिंग मान लिया 2 से 5 है पेपर की, सही है, सपोज मानो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो 1 महीना पहले से प्रैक्टिस करते हैं डेली 2 से 5 क्वेश्चन करने की, समझ रहे हो? 2 से 5, जैसे उन्हें पता होता है कि ये 3 घंटे मुझे इतने एक्टिव रहना है, 1 महीने से रूटीन बना लूं कि इन 3 घंटे में बहुत एक्टिव रहूं। अब आप लोग सोचो गधो, आपने पूरी साल 2 से 5 सोया है, समझ मानो, तो क्या तुम पेपर में 3 मान लोगे? तुम्हें नींद 100% आएगी वहां जाके, चाहे कितना ही पेपर हुआ। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, यही बात ध्यान रखना है। अगर आपको मैं कह रहा हूँ 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप लोग एक चीज से सिलेक्शन नहीं लो खाली की पढ़ाई हमने तो करी है पूरी साल, सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे आपको बताया कि मेरा पेपर कब होगा, 11 से 2 होगा मान लिया। अब आप पूरी साल तो 11 से 12-1 के बीच में खाली आपने खाना खाया है, सोया है, फिर आप सोच रहे हो कि मैं एक्टिव क्यों नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है वो एक्टिव रहने की। कोशिश करना जिस टाइम पेपर हो, सही है? जब भी पढ़े एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड में देख के सुनो क्या एक ही शिफ्ट होती है ना, एक ही होती है, 2 से 5 होता है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि हमेशा 2 से 5 में, तो आपका टाइम कोचिंग का बहुत अच्छा है फिर 2 से 5 कि आप लोग हमेशा एक्टिव रह रहे हो। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे होते हैं 2 से 5 में सोते हैं वो खाना खा के, बहुत बच्चे होते हैं जो दोपहर में सोते हैं। आप सोचो बेटा, तो तुम पूरी साल तो सोए हो 2 से 5 में, तो एग्जाम में तो दिन तो वैसे ही हो गया ना, 2 बजे आपको नींद आएगी, फिर क्या आएगा? तो कोशिश क्या करोगे आप 2 से 5 में कभी मत सोना पूरी साल, जिससे आपको कभी कोई ऐसा वहां पे थॉट ना आए कि मुझे नींद आ रही है। और वैसे तो मैं सोचूंगा कि आप लोग डेली पढ़ रहे हो, अगर 2 से 5 पढ़ रहे हो तो आप एक्टिव रहोगे, ये पता है। नींद तो नहीं आएगी ये पता है, समझ रहे हो? तो ये सब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सही है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। देखो इधर
कह रहा है यू आल्सो नो दैट इन डाइकोटिलिडोनस, किसकी बात कर रहा है बेटा? डाइकोट की कर रहा है। कह रहा है प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म का लेटरल मेरिस्टम, जो मैंने बताया था कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टम, जो करवाता है किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ। कह रहा है वेस्कुलर कैम्बियम होता है, क्या होता है बेटा? कॉर्क कैम्बियम। सही है, वेस्कुलर कैम्बियम और क्या होती है? कॉर्क कैम्बियम। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बताएगा मुझे, अगर वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर जो कैम्बियम रिंग होती है वो अगर प्रेजेंट है तो उस वेस्कुलर मंडल को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? ओपन, पूरा बताओ ना। इससे पहले और भी जोड़ते हैं, खाली ओपन नहीं बोलते हैं। इतना तैयार रहो बेटा, हम लोग इतना तैयार नहीं रहते, बताओ। अब आपको पता होना चाहिए बात, ये नॉर्मल सी बात है। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन जो होता है डाइकॉट में, और मोनोकॉट में कैम्बियम रिंग नहीं होती है। जाइलम फिलम क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो कॉन्जॉइंट क्लोज। समझ गए? तो इतना आप लोग तैयार रहना पड़ेगा। अब ये तो मैंने कहा था 5 स्टार बनवाया था बहुत तगड़ा वाला, और मैंने दो टाइप से आपको पढ़ाया भी था, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट और अकॉर्डिंग टू कैम्बियम प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। सही है, तो आप लोग इतना तैयार रहना पड़ेगा ये सब चीजें समझने के लिए, ठीक है? इतना आप तैयार रहो। अगले देखो कह रहा है बेटा these are the meristem that cause the increase in the girth, आपको पता है, of the organ in which they are active, this is known as secondary growth of the plant। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जहां कॉर्क कैम्बियम और वेस्कोकैम्बियम प्रेजेंट होगी और वो करवाएगी सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसका मतलब वो कौन से प्लांट में होगी बेटा? डाइकॉट में। मोनोकॉट में आपका एपिकल मेरिस्टम होगा और इंट्राकलरी मेरिस्टम होगा और लेटरल मेरिस्टम एब्सेंट होगा, क्योंकि वहां क्या होती है? ओनली प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। इसीलिए यही कारण होता है कि बेटा गन्ने का प्लांट इतना मोटा नहीं होता। अगर उसमें कॉर्क कैम्बियम वेस्कोकैम्बियम होती तो गन्ने का प्लांट इतना मोटा जाता। भाई मोनोकॉट प्लांट इतने मोटे जाते हैं ना। चलो अगले देखो, कह रहे हैं ग्रोथ, ग्रोथ क्या मेजरेबल है? हाँ है भाई, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप लोग उसका लेंथ देख कर सकते हो भाई। आप लोग सोचो, जब 10 साल के थे, कौन आ गया? जब आप 10 साल के थे मान लिया, तो आप छोटे थे। अब आप होता नहीं 3 साल के बाद नानी घर पे गए, नानी कहती है अरे बच्चा बहुत बड़ा हो गया हमारा, तो क्या उन्होंने मेजर कर लिया भाई कि आप लोगों में ग्रोथ हुई है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कितने बड़े हो जाओ कहते नहीं है। अगर कह दिया नाराज आएंगे, नजर न लगा रहे हो क्या? जैसे तुम देखा मम्मी होती है हमेशा अपने बच्चे को यही कहती है कि तू मतलब मोटा नहीं हो रहा है, ये होता नहीं है कि खाता नहीं है। ऐसा कौन होता है जिसकी मम्मी नहीं कहती ना जरूरी, उन्हें लगता है बच्चे को नजर न लग जाए, चाहे बच्चा कितना भी हो रहा हो, ठीक है? चलो ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ कैसे होती है? मेजरेबल होती है। कह रहा है ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज अ प्रिंसिपली as consequence of increase in the amount of protoplasm। आपको पता है since increase in protoplasm is difficult to measure directly, हम नहीं कर सकते हैं, one generally measure some quantity which is more or less proportional to it। सही है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही तो हम लोग उसको मेजर कर लें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद हम बता सकते हैं कि किसी में कुछ टाइम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अगले क्या है, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स सम ऑफ व्हिच आर, जैसे कह रहा है इंक्रीज इन फ्रेश वेट। आप लोग बताओ अगर किसी का वेट बढ़ेगा तो वो उसमें क्या हुई होगी? ग्रोथ ही होगी, वरना क्यों वेट बढ़ेगा? दूसरा कह रहा है ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। तुम लोग एरिया देख के बता सकते हो, वॉल्यूम देख के बता सकते हो, किसी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मतलब ग्रोथ हो रही है। सेल नंबर देख के बता सकते हो कि सेल इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा? लेंथ वगैरह हो गया, वेट हो गया। बेसिकली तो दो तो आपको पता ही होंगे, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ये तो ग्रोथ का कैरेक्टर, ये ट्विन दोनों कैरेक्टर हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। फ्रेश वेट और ड्राई वेट का मतलब होता है, फ्रेश का मतलब होता है जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी है, उसको हमने एक पेड़ को काटा, हमने ऐसे ही उसको नापा तो ज्यादा होगा। अगर फ्रेश वेट का मतलब है कहते टोटल हम उसमें से और सब चीजें निकाल के उसका फ्रेश कहते एक्यूरेट वेट वाला, वो सब फ्रेश जाएगा। समझ गए? और अरे जैसे आप लोग सोचो, जैसे आप धान वगैरह होते हैं, धान लेके आते हैं, जैसे अगर बहुत ज्यादा क्या है गीले टाइप के हैं वैसे टाइप के, तो कैसा होगा? ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब सब कुछ है उसमें, और फ्रेश वेट का मतलब जब ड्राई वेट का मतलब तो ये होगा वाटर की एब्सेंस में होगा। कौन सा? ड्राई वेट। ड्राई वेट वाटर के एब्सेंट में होगा, और फ्रेश वेट तो वाटर जैसे कि धान को तुरंत काटा। हाँ तो धान में छोड़ो, तुम बताना। हाँ तुम बताओ। तो फ्रेश वेट का मतलब वाटर मतलब प्रेजेंट होगा उसके अंदर और बाकी सब मिनरल्स
अगर हम सर जैसे बंद कर देंगे जो मतलब बचता जो एच में मतलब होता है हाँ। वो ड्राई वेट होता है। अच्छा मैं उल्टा बोल रहा था ना। हाँ ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। अरे हिंदी सूखा ही तो होता है और सूखे मतलब उल्टा बोल रहा था। इधर देखो ड्राई वेट का मतलब यही तो हुआ कि तुम जैसे राख, हमें इसी राख वगैरह होती है, जैसे हम लकड़ी है, लकड़ी को हमने पहले क्या किया, उसको हमने एक सुखा लिया और उसके बाद जला दिया, उसमें कार्बन ऑक्सीजन वो कार्बन वगैरह और सब तुम्हारा वाटर वगैरह चले गए, जो बचा वो क्या बचा है? एश, उसे बोलते हैं राख। हाँ तो ड्राई वेट फ्रेश समझ गए? ड्राई का मतलब इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फ्रेश वेट और इसमें रहता है वो मतलब हाँ वाटर वगैरह नहीं होगा वो ड्राई वेट। ठीक है आगे देखो, आगे क्या है बेटा? लेंथ एरिया वॉल्यूम। मेरे साथ ऐसा होता है, एक बार ऐसा हुआ था ना तुम्हें, जैसे मेरे पास क्या होता है, ऐसी चीजें बहुत होती हैं, जैसे मेरे माइंड में 4 है, मैं अपने साथ होता है, यहाँ तो नहीं होता है, पढ़ाते नहीं होता है, और मैं उसको लिख दूंगा 5, लेकिन मुझे लगेगा 4 लिखा है। तुम्हारा साथ होता है ऐसा? होता होगा, सबके साथ होता होगा। जब हम ज्यादा वो होते हैं, जैसे आपने एक्टिव नहीं, ज्यादा अपने आप को पता होता है कि पक्का पता है, तो तब ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जैसे मैंने मैथ में बताया था आपको, हाई स्कूल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर कर दिया, सॉल्व सही है, एक पेज का था, पूरा आंसर सही आया, बिल्कुल सब कुछ सही आया, मुझे लगा सही है। जब मैंने ध्यान से देखा, कॉपी चेक किया एक बार, तो बीच का पूरा बेकार था, गलत था, और आंसर सही था, क्योंकि मैंने वो इतनी बार प्रैक्टिस किया था ना कि मेरे माइंड में उसका आंसर चल रहा था। और जब मैंने देखा सही था, बिल्कुल ऐसे मेरे साथ हुआ था, और फिर मैं काटता तो कटिंग जाती कॉपी में, मैंने कहा वैसे रहने दो। ऐसा हो जाता है कई बार, आपके साथ हुआ होगा कि आप दिख रहा है कोई चीज और आपको लग रहा है कि सही 100% सही है, तो कभी भी गलती जाती है, वैसा होता है, ये होता है। चलो कोई बात नहीं, अगले देखो। ए क्या है? लेंथ एरिया वॉल्यूम एंड सेल नंबर। ठीक है, यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर घंटे। एक घंटे में कितनी न्यू सेल बन जाती हैं? 17,500। इसे स्टार मान लो, पूछ सकता है, वो ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, अगले कह रहे हैं वेयर सेल इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टन। सही है, ज्यादा होता है। और कह रहा है इन द फॉर्मल ग्रोथ इज एक्सप्रेस एज इंक्रीज इन सेल नंबर, द लेटर एक्सप्रेस ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल व्हाइल द ग्रोथ ऑफ पॉलिट्यूब। पॉलिट्यूब होता है ग्रोथ, उसको आप लेंथ देख सकते हो, उसकी ग्रोथ मेजर कर सकते हो। तो कह रहा है इज मेजर इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ है, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन अ डोर्सोवेंट्रल लीफ। आप लोग भी सरफेस एरिया देखते किसका बता सकते हो? लीफ का बता सकते हो, पॉलिट्यूब को देखते किसका बता सकते हो? लेंथ देख के बता सकते हो, नई सेल का नंबर देख के बता सकते हो। इन सब से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अगले कह रहा है फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब आप लोग बताओ बेटा, ग्रोथ के कौन कौन से फेज होंगे भाई? जैसे कि हाँ आप लोग बताओ, ग्रोथ कैसे आपने देखा पढ़ा था? रूट पढ़ा था, तो उसमें मैंने रूट के 3 फेज बताए थे। कितने बताए थे? 3। पहला कौन सा होता है? जोन ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये बताया था। मैच्योरेशन में क्या होता है? रूट हेयर। तो ये ग्रोथ ही तो हो रही है, क्या हो रही है भाई? मैरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती हैं। इलोंगेशन तब होता है जब डिवाइड करने के बाद लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद सेल मैच्योर हो जाती हैं। तो ये ग्रोथ ही तो है, यही साथ यही लिखा होगा सब कुछ। देखो क्या था? फेज ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो क्या है? पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज है। 3 फेज। पहला कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा मैच्योरेशन। भाई पहले कोई सेल डिवाइड करेगा, इलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद मैच्योरेशन मतलब मैच्योर हो जाएगी सेल। अगले देखो कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। अब लिखा है वही लिखा है सब कुछ जो हमने पढ़ा था। कह रहा है द constantly dividing cell both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth। यानी कि आपको पता होगा, एक बार देख लेते हैं उसको भी। ऐसे आपने रूट देखी थी, क्या देखी थी बेटा? ऐसे रूट थी, सही है, ऐसे थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सही है। तो यहाँ बोल सकता हूँ जो पहला फेज था ये वाला, वो कौन सा था? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब आपको नाम से पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लिखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो यहाँ पे सेल नंबर लगातार डिवाइड कर रही होंगी, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लिखा होगा यहाँ पे, सही है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बेटा?
रीजन ऑफ इलोंगेशन, और जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा? मैचुरेशन। अब आप लोग खुद बताओ बेटा, यहाँ सेल का नंबर बढ़ रहा है इसीलिए बोल दिया मेजरमेंट एक्टिविटी। अब सेल का नंबर बढ़ेगा तो आप लोग बताओ क्या लेंथ में इंक्रीजमेंट नहीं होगा? उसको बोलते हैं इलोंगेशन। और जब सेल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मैच्योर जाती है, उसको बोल देते हैं मैचुरेशन। सही है। चलो तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये तो कह रहा है, ये यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कह रहा है डिवाइडिंग सेल कहाँ पे थे? हाँ ये तो करना है फेज ऑफ ग्रोथ। तो कह रहे हैं हाँ देखो 3 फेज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और एक और तीसरा कौन सा है? मैचुरेशन। कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप, द कांस्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। मतलब शूट वाले यानी कि स्टेम टिप पे और रूट टिप पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। सही है। अगले कह रहा है बेटा represent the merismatic phase of growth. The cell in this region are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Their cell wall are primary nature, प्राइमरी नेचर की होंगी क्योंकि सेल डिवाइड करने लगा था। और इसके बाद कह रहा है बेटा हाँ thin and cellulosic with abundant plasmodesmatar connection। अच्छा आप लोग प्लाज्मोडेस्माटा जानते हो क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो आपने देखा होगा सेल वॉल होता है, तो जो नेबरिंग सेल होती है, पड़ोसी सेल होती है, उसके बीच कनेक्शन कोई चीज आने जानी है वो किससे आती है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं। अगले कह रहे हैं सेल प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। और उसके बाद जो फेज रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा करेगा? इलोंगेशन। भाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद क्या आएगा? इलोंगेशन ही आएगा, और इलोंगेशन के बाद ही आएगा मैचुरेशन। पता होना चाहिए आपको। अगले कह रहा है इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट, द न्यू सेल वॉल डिपोजिशन में जाएगा, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स। More proximal to the phase of elongation lies a portion of axis which is undergoing the phase of maturation। सही है। और कह रहा है the cell of this zone attain their maximum size in term of wall thickening, the protoplasmic demolition हो जाएगा। Most of the tissue and cell type you have studied in earlier classes represent this phase। सही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप के सर वैक्यूलेशन का मतलब भाई वैक्यूल टाइप का होता है, उसका एनलार्जमेंट बड़ा होना। भाई सेल बड़ा होगा तो वैक्यूल तो उसके सारे ऑर्गन बड़े होंगे ना। अरे क्या होगा? अच्छा लेट्स देखिए। चलो तो बेटा ये हम लोग यहाँ पे समझ गए, बताओ क्लियर हुआ ये? अगले हम लोग पढ़ते हैं क्या? ग्रोथ रेट। क्या पढ़ते हैं? चलो एक बार रिवाइज कर लो, इसका पढ़ेंगे ग्रोथ रेट। ठीक है। पढ़ लिया? इतना पढ़ लिया? अगले पढ़े? आनी है किसी को? दे दो।
लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, ग्रोथ रेट। क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है बताओ, यानी कितना ग्रोथ हो रहा है पर यूनिट टाइम में, टाइम के साथ इतना भी ग्रोथ होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बेटा तुम्हारा ग्रोथ रेट में ये इक्वेशन, कौन सी वाली, एक तो ये LT इक्वल टू L0 प्लस RT, और दूसरी कौन सी होगी ये। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कौन से ग्रोथ में कौन सा इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप से होता है। एक होता है तुम्हारा अरिथमेटिक और दूसरा कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक। आप लोग नाम से नहीं समझ पा रहे, ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ वही तो होती है इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से बनती है। और अरिथमेटिक का मतलब होता है 1 से 2 बनेगी, एक क्या हो जाएगी, डिवाइडिंग एवरेज खो देगी, एक अगले कंटिन्यू क्या करेगी, डिवाइड, और वो कौन सा होता है, अरिथमेटिक। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे बेटा क्या है, देखो यहाँ पे ये है, देखो आप लोग ऐसा समझ लो कि ये वाला मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है ये, और ये सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, तो यहाँ से कितनी सेल बनेगी, 1 से 2 बन जाएंगी। अब इसमें एक क्या हो जाए, परमानेंट, सही है, यानी कि ये क्या हुआ, एक कैपेसिटी अपनी खो दे और एक क्या करे, कंटिन्यू डिवाइड। अब इससे कितनी सेल बनेगी, फिर से 2, और ये कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब ये वाली क्या करेगी, कंटिन्यू डिवाइड, एक तो पहले से परमानेंट है ना, और ये भी क्या हो जाएगी, परमानेंट। तो ये कौन सी हो गई, अरिथमेटिक। और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। समझ गए आप लोग। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम स्टार मैच ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। कह रहा है thus rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of the organism can produce more cell in a variety of ways. बहुत सारे एक variety of ways होते हैं जिनमें क्या होता है, नई नई सेल आती है, ठीक है। कह रहा था growth rate show in increase that may be arithmetic और geometric, दोनों तरीके से हम शो कर सकते हैं। पहला कह रहा है in arithmetic following mitotic cell division। mitotic मतलब भाई माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस मतलब 1 से 2 डॉटर सेल बनेगी। और कह रहा है बेटा ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगी, एंड क्या हो जाएगी, मैच्योर। मतलब एक सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगी और दूसरी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। कह रहा है द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जांपलीफाई बाय रूट इलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यहां पे क्या होगा, एक ग्रोथ होगी कांस्टेंट रेट में होगी ना। अगले कह रहा है लुक एट फिगर, ये देख सकते हो आप लोग, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम आ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, आप लोग बेटा खाली ये याद कर लो बस, आपको कभी क्वेश्चन करने के लिए नहीं आएगा, ऑप्शन में खाली दिया होगा, बस खाली याद कर लो बस, ठीक है। इससे मतलब मत रखना कि मैं इसे कहां से आया क्या आया, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कोई, बस खाली इसे याद कर लो। बायोलॉजी में ये तो फायदा होता है। आप लोग ऐसा नहीं कि कैसे होगा, वैसे लिखा हुआ है नीचे, LT का मतलब क्या है, लेंथ एट टाइम t, L0 का मतलब क्या है, लेंथ एट टाइम 0, मतलब जब से स्टार्ट हुई है उससे देख रहे हैं, और R का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ कितना बढ़ा है। समझ गए। तो देखो यहाँ पे LT इक्वल टू L0 प्लस RT, कैसे भी तरीके से बस जैसे फॉर्मूला याद करते हो ऐसे ही याद कर दो। समझ गए। आप लोग फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करते होगे ना, मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगता था वो डायमेंशंस। तुम्हें आती है, बताना। फार्मूला याद होगा तो डायमेंशन निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी, लेकिन फॉर्मूला पहले याद करो। हाँ लेकिन फिर भी बहुत सारी होती है ना, एक ना होती है। मुझे वो एक साल में फिजिक्स में वही याद करता रहा डायमेंशन। ये क्वेश्चन आता है मैं पहले चैप्टर से आगे पढ़ाई नहीं कभी, क्योंकि वही फंसा रहता ना। और एरर भी आता है ना इसमें, अभी समझ नहीं आया ज्यादा कि अरे तो देखा नहीं कि वो उसमें स्टार्टिंग में तुम देखो वो पैरेलल होता है, क्या होता है, अरे आदेश सदिश क्या होते हैं वो, वेक्टर। कभी समझ में नहीं आया क्या होता है।
पैरेलल वेक्टर होता है कि कोई सा वेक्टर होता है। तो इसीलिए मुझे फिजिक्स बहुत बेकार लगी हैं। नहीं वहां तक पहुंच जाता था, लेकिन नॉर्मली बहुत ज्यादा फंसता मैं पहले चैप्टर में था, वो वाला पहले पेज भी था, पहले दूसरे पे वो होता नहीं एमटीजी लिखा हुआ आपको ने। बिल्कुल नहीं, मुझे समझ नहीं आता था सबसे पहला कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब फॉर्मूला भी याद है, सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी फंस जाते गलत जाता, फिर बहुत बेकार लगता। जैसे अब कोई आ गया एक्सपर्ट फिजिक्स का, अब तुमने यहाँ ये घंटे को सेकंड में जो कन्वर्ट करना था वो करा ही नहीं, जल्दीबाजी में क्या करें, इसको इसे मत लो पहले उसको उसमें मत लो, तब तो उसका सही जगह पे पहुंच गए तो ठीक है। और ऐसा भी होता है फिर इसमें कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन निकाला, आपका आंसर आ गया सही है, आपने देखा ये तो है ऑप्शन में, खोजा सही होगा, लेकिन वो भी गलत जाता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन ऐसे लगे होते हैं कि वो सब जानते हैं कि तुम गलती कहाँ करोगे। बात सुनो, बाद में पता लगा कि अभी ये एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी करना था, तब फाइनली आंसर आता। और जो जहां तक तुम पहुंच पाए सही सलामत वो भी ऑप्शन में दिया था। ऐसे इतने मतलब पागल बना देती है इन चीजों में कि भाई बायोलॉजी में तो नहीं है कि तुम आज तक पहुंच गए हो, वहां सब साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा ऐसा है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, है ना। और फिजिक्स में बच्चे बहुत ही तो बच्चे कमी होती है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कैसे करें। अगर मान ले तुम्हें कोई फॉर्मूला याद भी है, अब तुम्हें उसे लगाना नहीं आता है कि वो यूज कैसे करें, ऐसा ही होता है ना कि फॉर्मूला तो पता है लेकिन अब वैल्यू हमें नहीं, वो सब वैल्यू पता है लेकिन कैसे रखनी है वही नहीं पता है। तो बड़ा वही झाड़ है इसमें है, तो वही चीज है, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा हाइट ऑफ द प्लांट, आप लोग बताओ, इधर देखो, अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट देखें टाइम, तो आप लोग बताओ टाइम के साथ साथ क्या होगा, हाइट ऑफ द प्लांट लीनियर तरीके से कांस्टेंट तरीके से बढ़ती रहेगी, समझ गए, ठीक। अगले देखो, अगले देखते हैं, कह रहा लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, कंटिन्यू। कह रहा इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लैग फेज एंड इट इंक्रीज रैपिडली देयरफॉर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, जो क्या होगा बहुत फास्ट होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा स्टेशनरी फेज, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। कह रहा है बेटा हियर बोथ द प्रोजेनिक सेल, बेटा बोलो मत, कह रहा है यहां बोथ द प्रोजेनिक सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू सो, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बेटा लग रहा है नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला। ये देखो वो ग्राफ पूछ के खाली ये बताएगा लेबलिंग बताओ, जैसे पहला कौन सा है लैग फेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा स्टेशनरी फेज, यही पूछ लेगा वो, सही है। एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब समझ रहे हो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, है ना, और इसके बाद स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है कांस्टेंट हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ये कर्व कौन सा है बेटा सिग्मोइड ना, यही तो है। अगले कह रहा है however with limited nutrient supply the growth slow down leading to stationary phase if we plot the parameter of growth against time we get a typical sigmoid curve आएगा, कैसा आएगा सिग्मोइड, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम। अगले कह रहा है ठीक है हाँ कमी हो जाएगी। इसके बाद देखो कह रहा है we get a typical sigmoid curve बनेगा, sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment। ये इसका मतलब जो लिविंग होते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं, पता है। अगले क्या है इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन याद कर लो जल्दी से बैठ के, ये W1 इक्वल टू W0 e की पावर RT, वो गलत सवाल देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ सही वाली इक्वेशन कौन सी है। करने के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली क्या आएगा इक्वेशन बताओ बस सही वाली। ये दोनों पे स्टार मारो बहुत अच्छे से। मैं आपको ऐसी एक बार ये वाली इक्वेशन दी हुई थी, उसमें ये पूछा कि इसका r का मतलब क्या होता है। हाँ कौन सी वो नीचे लिखा है देखो, r का मतलब क्या होता है ग्रोथ रेट ही होता है। हाँ ऐसे बोल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेगा तू फॉर्मूला दे देगा क्वेश्चन दे देगा अब इसको सॉल्व करो बैठ के, ऐसा नहीं करेगा। आपको वो आते हैं अच्छे से, वो क्या बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं
वो होता है जो लॉग होता है, डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि इंटीग्रेशन डिफरेंस क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे कभी समझ नहीं आई। और उसमें ये तो मैं पता था, लॉग तो अलग चीज है, लॉग का तो पता था। मैंने इतनी फेस में ट्रिक बहुत बनाई थी, जैसे मेरी बहुत सारी ट्रिक हैं जो अभी मैंने भी। तो बता दीजिए सर। नहीं मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, इसमें देख सर देख लेंगे तो क्या क्या अच्छा। सुनो जैसे मैं ये बहुत अच्छे से पता देता हूँ कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे ना, बड़े आराम से। ऐसा नहीं मुझे सोचना पड़ता है। है कुछ उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में अपने खुद के फॉर्मूले बना लिए थे, बहुत सारे बना लिए थे। एक खुद के, हाँ, कि एक डायरेक्ट आंसर कैसे आता है इस टाइप से, और वो आंसर सही भी आता है, ऐसे नहीं करता था बेटा। मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बहुत सारी चीजों का आंसर आप अपने तरीके से कर सकते हो। एक मेथड नहीं होता, वहाँ 4 मेथड होते हैं। आपका तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, लेकिन मैं कभी उसमें वो बात नहीं पढ़वाया। वो सब मेथड गलती होते थे नीट में जाके। तो क्या फायदा? नहीं सही होते थे, लेकिन वो वही बात है कि फंसता ही नहीं दिमाग में। क्या इतना सोच रहा था कि काम चल जाएगा, लेकिन चल नहीं पाया। नीट आ गया ना, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। यहाँ देखो बेटा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो डाउन हो रहा है, बंद कर दें क्या? चलता रहेगा, इधर ही बंद कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, बंद यही बंद हो जाएगा। डोर खोल दीजिए सर, डोर। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा है। सही सही है? ये चला दूँ क्या? बंद यही बंद हो जाएगा बेटा। अरे ये बैटरी चला गया था। सही है, चला बंद। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आप लोग इक्वेशन देख ली, तो आप लोग ये ध्यान रखनी, ठीक है? आप लोग खाली इक्वेशन ध्यान रखनी, यहाँ पे और कुछ नहीं, जैसा नहीं कि आपको कोई सवाल करना है। यहाँ मतलब क्या है, देखो W1 का मतलब क्या है? फाइनल साइज। क्या है? फाइनल मतलब वेट। W मतलब वेट मान लो। W0 का मतलब इनिशियल होता है, इनिशियल में कितना था, फाइनल कितना था, हो गया, ठीक है? R का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। और T का मतलब क्या है? टाइम ऑफ ग्रोथ। और E का मतलब क्या है? लॉग। नाम आ गया। तो हाँ भाई, लॉग की बात हो रहा है, तो वो सब लगा के, और यहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये वाला ग्राफ अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा आपसे, लेवलिंग बताओ इसकी, और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। और दूसरा, ये 2 इक्वेशन से जो अभी जो फॉर्मूले से और एक ही ग्राफ से, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ जाएगा ये नीट में। सही है, इतना क्लियर रखना आप लोग। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे ग्रोथ रेट है, जो हम लोग अभी और अगले पढ़ेंगे, जब 12th में मैं आपको बताऊंगा 12th में, तो वहां पे भी कते सेम मिलता जुलता, वहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना बस खाली। सही है, तो 4 आपको ऐसे ही ध्यान रखना है फॉर्मूला टाइप के, जिससे ये क्वेश्चन शायद आ ही जाएगा, ठीक है? अगले देखो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है हियर R is the relative growth rate and A is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index, hence the final size of W1 depend पे सब पे लिखा है। यहाँ पे एक बात समझो, ये वाला अच्छा लगता है मुझे टॉपिक। यहाँ पे क्या होती है? एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ, और एक कौन सी होती है? रिलेटिव ग्रोथ। क्या होती है बेटा? रिलेटिव ग्रोथ। आप लोग ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इधर देखो, ये बोलो मत, मुझे ये बताओ खाली, ये एक लीफ है, ठीक है? और एक लीफ ये है, सही है? इसका जो मैं बोल सकता हूँ, जो पहले था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका कितना बेटा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने इसका जो फाइनल हो गया वो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? ग्रोथ 2 टाइप की होती है, कुछ एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। कैसे होती है? आप लोग मुझे ये बताओ, विशेष बताएगा, ये बताओ बेटा, इन दोनों लीफों में से, सही है, ग्रोथ किसने ज्यादा की या सेम की? ये बताओ तो पहले, क्या की? सेम कैसे था, बताओ।
छोटी वाली ने कम की और उसने ज्यादा की, सेम है। एक ही बार बोलो, ऐसा सुनना कि वहाँ एक बोला भर के दूसरा बोलोगे। चलो आरती बताओ, तुम बताओ। सेम ग्रोथ करती है क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है ना। दोनों में क्या किया? सेम ग्रोथ। सब लोग सहमत हो इस बात से? अब बेटा यहाँ पे आता है पॉइंट की सर आप कौन सी ग्रोथ पूछ रहे हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। सबसे पहले आप लोग ये समझो, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, और यहाँ ये कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। इसने कितनी ग्रोथ की? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 50 थी और ये कितनी हो गई? 55। तो इसने भी कितने की? अगर हम अलग अलग तरीके दोनों के लिंक को देखें तो क्या ग्रोथ दोनों ने सेम नहीं की? दोनों का कितना रहा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, क्या करूं? अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में पूछूंगा आप लोगों से कौन सी लीफ ने ज्यादा ग्रोथ करी, अब बताओ। रुको एक करके बोलो। चलो पहले ये बोलेगी, ये राम, ये बताओ इन दोनों कौन से ने ज्यादा ग्रोथ की? इस वाले ने। अरे नहीं, जब ज्यादा करेगा कौन तो छोटी वाली करेगी। कैसे बताना जरा? अरे ये 5 से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अब इसको शांत करो ना, इससे बुझ रहा हूँ। इसने कह दो ये सामने मैं इसलिए बुझ रहा हूँ कैसे? ये बताओ इस वाली लीफ में, बोलो मत, इस वाली लीफ में और इस वाली लीफ में किसने ज्यादा ग्रोथ की? ये छोटे से बड़ी हो रही है ज्यादा, मतलब ये बहुत छोटे से बहुत बड़ी हो रही है, और ये बड़े से बड़ी हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मतलब थोड़ी बढ़ रही है और ये ज्यादा बढ़ रही है। हाँ ये आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे आपके पास मान लिया 5 रुपए मैं आपको दूं और आपसे कहूं इन रुपए को कमा के दिखाओ, तो आपने 5 से कितने कर लिए? 10, यानी कि आपने दुगने कर लिए। अब एक को मैं 50 दूं तो वो कितने कर पाया? 55। बढ़ाए तो दोनों ने 5 ही 5, लेकिन अगर देखा जाए कंपैरिजन छोटे वाले ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली, क्योंकि 5 से 10 दुगना कर लिया। अगर वो करता 50 से 100 तब बराबर होता। समझ गए आप लोग? एक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक ग्रोथ होती है एब्सोल्यूट, एक कौन सी होती है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब भाई जो हम देखें, और रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन करें, ठीक है। तो इसके बारे में कल मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा इसका, और इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अभी है ना 3 अभी हो जाएगा।